चैप्टर 50। अब आगे। आरवी अपने कमरे में बैठी आर्यन की बातों के बारे में सोच रही थी। उसे अपने पास्ट के चलते इस सब को अपनाने में थोड़ा समय चाहिए था। वो आरव के पास आ उसके बालों को सहलाते हुए खुद से बोली, मैं जानती हूँ आर्यन, आपने मेरे और आरव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दूसरी ओर मुंबई में विवान अपने रूम सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। नेहा उसके पास आ उसके कंधे पर हाथ रख बोली, विवान क्या हुआ है? तुम रणधीर चौधरी की बात से परेशान हो ना? मैं जानती हूँ तुम नाना जी से सच जानना चाहते हो। अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो तुम्हें लगता है वो खुद से कुछ बताएंगे? विवान कुछ सोच बोला, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन सच जाने कैसे? इतना बोल विवान और निया दोनों ही कुछ सोचने लग जाते हैं। निया के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी जिसे देख विवान, जो मैं सोच रहा हूँ तुम भी सोच रही हो। निया अपना सर हाँ में हिला देती हैं। दोनों ही सच जानने के लिए अब हर हद पार करना चाहते थे। अरेन और संध्या के साथ हुए गलत का पता लगाना चाहते थे, लेकिन क्या करेंगे ये दोनों, ये तो बस यही जाने। गुरुग्राम में अरेन आयरा का कमरा। आयरा अरेन की गोद में सर रख कर लेटी हुई थी। अरेन उसके बालों को सहला रहा था। आयरा अरेन से बोली, हम वापस मुंबई जा रहे हैं, तो आपको लगता कि हमें माँ बाप जी को कुछ ऑफ देना चाहिए? हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। अरेन बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन आयरा, क्या तुम उन्हें ढूंढना नहीं चाहती? ऐसे ही उन्हें बिना ढूंढे चली जाओगी? आयरा ठीक से बैठ बोली, बताए ना कैसे ढूंढूं? कैसे? बिना नाम पहचान के हम कैसे ढूंढ पाएंगे? अरेन आयरा का हाथ थामकर बोला, वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं। आयरा अपना सरना में हिला देती है। आयरा को अरेन गले लगा कर बोला, हम जब बाऊजी से मिलेंगे तो इस बारे में बात जरूर करेंगे। आयरा अपना सर हाँ में हिला देती है। अरेन का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके माथे पर प्यार से चूम लेता है। दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरा अरेन की बाहों में सुकून से सो रही थी। अरेन उसे प्यार भरी नजरों से निहार रहा था। उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर उसके माथे को चूम उसे अपनी बाहों में भर बोला, आई लव यू आयरा। आई लव यू टू बोल आयरा भी अरेन को टाइटली हग कर लेती है। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करने टेबल पर बैठे थे। समर्थ को छोड़कर। ये देख आयरा अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं समर्थ को देखकर आती हूँ। इतना बोल वो समर्थ के रूम में जाती है, जहां समर्थ सोफे पर अपना एक पैर लटका कर सो रहा था। आयरा समर्थ के बिखरे बालों को ठीक कर बोली, समर्थ उठो समर्थ, तुम ठीक हो ना? समर्थ कसमसाते हुए आंखें खोलता है। वो आयरा को देख एकदम से खड़ा हो जाता है। समर्थ एकदम से बोला, मैम आप यहाँ? आयरा बोली, सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? समर्थ बोला, मैं ठीक हूँ। आयरा बोली, तुम ठीक से सोए नहीं, लगता तो नहीं कि तुम ठीक हो। समर्थ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आखिर उसकी बॉस उसके फादर का सच जानने के बाद भी उसके साथ इतने प्यार से पेश आ रही है। समर्थ आगे बढ़ आयरा को गले लगा कर बोला, सॉरी मैम, मेरे कारण आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। आयरा समर्थ को पीछे कर अपने एक हाथ से उसके चेहरे के थाम कर बोली, कितनी बार माफी मांगोगे उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं? जाओ जल्दी रेडी होकर नीचे आओ। समर्थ अपना सर हिला वॉशरूम की ओर चला जाता है। आयरा भी नीचे आरवी के साथ मिलकर सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। अरेन आयरा दोनों हो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। समर्थ भी जाने को होता है तो आयरा समर्थ को मना करते हुए बोली, थी रेस्ट करो समझे। इतना बोल वो दोनों समर्थ के बिना ही चले जाते हैं, लेकिन समर्थ उन्हें कहाँ अकेला छोड़ने वाला था। पीछे पीछे अपनी कार ले निकल पड़ता है। आर्यन भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कियारा और करण की बहस एक बार फिर शुरू हो जाती है। आरव आरवी बस उन्हें छोटे बच्चों की तरह लड़ते देख मुस्कुरा रहे थे। दूसरी ओर आयरा अरेन चौधरी फैमिली के लिए गिफ्ट ले रहे थे, पर कोई उन पर नजर टिकाए था। वो उधम के ही आदमी थे। लाख समझाने पर भी उधम कुछ भी समझ नहीं रहा था। अभी भी उसने आयरा अरेन के पीछे गुंडे छोड़ रखे थे। आयरा अरेन दोनों ही शॉपिंग करके वापस आते हैं तो आयरा मेंस गारमेंट्स में जाकर 3 टाई लेती है, एक अरेन, आर्यन और समर्थ के लिए। फिर वो अरेन के साथ मॉल से बाहर आ सारा सामान कार की डिग्गी में रख देते हैं। अरेन ड्राइविंग सीट पर, आयरा बगल में बैठ कार स्टार्ट कर दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। वो कुछ दूरी पर पहुंचे थे कि उनके सामने 10 गाड़ियां आकर रुक जाती है। उसमें से गुंडे निकलकर आयरा अरेन की कार को घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो गुंडों का लीडर एक कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से उधम सिंह बाहर निकलता है, जिसके हाथ में 2 नाली थी। वो कार से उतरते ही आयरा अरेन पर तान कर खड़ा हो जाता है। अरेन ये देख आयरा से बोला, आयरा जो कुछ भी हो जाए कार से नीचे मत उतरना। इतना बोल अरेन कार से उतर जाता है, लेकिन आयरा कहाँ मानने वाली थी।
वो भी अरन के पीछे पीछे कार से उतर जाती है। उधम आयरा पर बंदूक तानकर अरन से गुस्से से बोले, जब ये तेरी बीवी तेरी आंखों के सामने तड़पेगी तब तुझे दर्द का एहसान होगा जो मैंने अपने बेटे की लाश देखकर सहा था। इतना बोल वो ट्रिगर पर उंगली रख देते हैं। अरन आयरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उधम की आंखों में देखते हुए बोला, आपको बदला मुझसे लेना है ना तो चलाए मुझ पर गोली, एक ही बार में इस रोज रोज के हमलों को बंद करिए। डाल दीजिए मेरे सीने में गोली, सब खत्म कर दीजिए, ले लीजिए अपना बदला। उधम अपनी लाल आंखों से बोले, मैं तुझे दर्द दूंगा, मौत नहीं। आपने किसी करीबी को खोने का दर्द समझा, जैसे तुझे मुझे दिया था, मेरी बेटी को मारकर। समर्थ अरन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। समर्थ दोनाली को आगे से पकड़कर अपने माथे पर रखकर बोला, बाऊजी, आप इन्हें मारना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे मारना होगा। चलाए मुझ पर गोली, मेरे साथ साथ इस किस्से को भी खत्म कर देना। उधम समर्थ को लाल आंखों से घूरते हुए बोले, निकम्मे हट मेरे सामने से अपने भाई की मौत का बदला लेने के बजाय उसके कातिलों का साथ दे रहा है। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता जो कातिलों का साथ दे। हमारे खून में गद्दारी नहीं लिखी, लेकिन तू अपने मरे हुए भाई के साथ गद्दारी कर उसके कातिलों का साथ दे रहा है। समर्थ बोला, मैं सच का साथ दे रहा हूँ बाऊजी।